दैट इज द सबसे फर्स्ट थिंग। बजट क्या होता था, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी कितना पैसे खर्च कर रही है, बिजनेस इंडिविजुअल कितने पैसे खर्च या पैसे आ रही है, उसका प्लानिंग वो बताएंगे बजट के अंदर। बजट में बेसिकली क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से आप एलोकेट कर सकते हैं ताकि आपका इकोनॉमी अच्छे से फ्लोरिश करे। आर्टिकल 112 जो है वो कहता है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको बजट शो करना होगा, कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली उनको ब्रिंग आउट करना होगा। आर्टिकल 112 कहता है। इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर बजट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि क्या क्यों बजट है, क्या बजट के अंदर होना चाहिए, सारा रोल्स गवर्नमेंट का डिफाइन है। गेटिंग? कौन बजट को प्रिपेयर करता है? हु? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है कि वो बजट को प्रिपेयर करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द नीति आयोग एंड द अदर फाइनेंशियल मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या जरूरत पड़ी, बिकॉज देर इज अ रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, जो हमारा इनइक्वालिटी है कम करो, प्राइस को अच्छे तरीके से मैनेज करो, रिसोर्सेस मैनेजमेंट की। तो 112 हमारा पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो बजट को पेश करे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। बट आर्टिकल 773 क्या बताता है? वो बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर को दे सकते हैं कि आप बजट को प्रिपेयर करिए और आप पेश करिए। ठीक है ना? दैट इज 773। बजट साइकिल हमें पता है, दैट इज फॉर्मुलेशन, इनैक्टमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑडिट, 4 स्टेप। की टू बजट डॉक्यूमेंट, पहला बजट स्पीच। बजट स्पीच देंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि 773 आर्टिकल 773 के द्वारा कहा गया, नहीं तो प्रेसिडेंट को देना पड़ता। 112 कहता है प्रेसिडेंट को, लेकिन 773 पावर देता है किसको? आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर। फिर आता है बजट एट अ ग्लांस। बजट एट अ ग्लांस के अंदर शॉर्ट फॉर्मेट में आपका मैथमेटिकल फॉर्मेट में बिल्कुल दिया, ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू, कि कितना पैसा कहां जा रहा है, कहां पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा, किस डिपार्टमेंट को कहां मिलेगा। तो सारा बजट एट अ ग्लांस के अंदर हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्या होता है बजट एट अ ग्लांस। आगे कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज नोटिफिकेशन। कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब, या कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर चार्जेस लगाया जाए, वो होता है टैक्सेस लगाया जाए। तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएगी, नोटिफिकेशन वो जारी किया जाएगा। फिर हमारा कहां से पैसा आएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, बिल्कुल। एक्सपेंडिचर कहां जाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में बताना पड़ेगा। फाइनेंशियल बिल, फिर टैक्सेस वगैरह सब में जो चेंज किए वो फाइनेंशियल बिल के थ्रू आएगा, और जो भी रूल एंड लॉ के अंदर चेंजेस हुई है वो फाइनेंशियल बिल के अंदर आएगी और पेश होगी बजट को। बजट के अंदर जो भी है उसको इंप्लीमेंटेशन करने में फाइनेंशियल बिल को पास कराना होगा। जो भी चेंजेस हुए वो फाइनेंशियल बिल के अंदर आकर के पास हो। इसके ऊपर 1 से 2 महीने डिस्कशन होगा। सिर्फ लोकसभा जो है वो वोट कर सकता है फाइनेंशियल बिल को पास कराने में। राज्यसभा के अंदर सिर्फ डिस्कशन होगा, नो वोटिंग राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज FRBM एक्ट, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिलेटेड एक्ट। ये क्या बताता है? फिस्कल डेफिसिट 6.8% होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट 3%, 3.5% के आसपास होना चाहिए। ये FRBM एक्ट बताता है कितना हमारा इस साल का होगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क बताएगा क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इशू आ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या चीजें, रूल एंड रेगुलेशन इसके अंदर लाया जाए। फिस्कल पॉलिसी की क्या हमारा मीडियम टारगेट क्या है उसको बताएगा, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, कहां पैसे लॉस हुआ, रेवेन्यू फॉर गुड। एंड लास्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है? यस, नो नो नो, दिस इज नॉट all come under a budget at a glance. Budget at a glance is a part of the document, budget document. Budget at a glance basically हम लोग आगे देखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। दिस इज एक्चुअली अ बजट डॉक्यूमेंट। क्या हमारा की है बजट डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या क्या होता है, तो वो है। ओके सार्थक? हाँ चलेगा। तो बजट का डेफिनेशन याद करने में क्या, बजट का डेफिनेशन सिंपल ये है कि आपके पास बजट है, इसका मतलब क्या कि उस आपके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसे जा रहा है, उसका पूरा फ्रेमवर्क आपके पास, दैट इज योर बजट। वो बताएगा कि आपके पास कितना बजट है, दैट इज द डेफिनेशन। ये 7 तक। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, बजट को और आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेशन की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज बजट। बजट के अंदर क्या आता है? पैसा, क्योंकि पढ़ चुके हैं, देयर इज अ रिसिप्ट एंड देयर इज अ एक्सपेंडिचर, कि कितना आएगा कितना जाएगा, ये बताएगा किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल का भी कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, वो बजट। तो रिसिप्ट के अंदर क्या आता है? आना। रिसिप्ट का मतलब पैसा आना।
तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, दो तरीके के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, ठीक है ना। ओके, तो रिसिप्ट कितने तरीके, दो तरीके से। पैसे कितने तरीके से आएंगे, दो तरीके, एक तो रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू, दूसरा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने अकाउंट के थ्रू आएंगे, दो अकाउंट के थ्रू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ लेट्स कम टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। हम जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं, वैसा रिसिप्ट जिसपे कोई क्लेम नहीं कर सके गवर्नमेंट को, कोई क्लेम नहीं कर सके गवर्नमेंट को कि उसने मेरा पैसा रखा है, गवर्नमेंट ने मेरा पैसा रखा है, वैसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास हो, जिसपे किसी और का क्लेम नहीं हो। क्लेम कब होगा, जब सरकार उधार ली होगी, किसी से उधार लिया होगा तो दूसरा कोई कहे, जिससे उधार लिया है वो कहेगा सरकार ने मेरे से पैसा लिया है, तो क्लेम किया। वो इसका नहीं है, कोई भी नहीं है जो गवर्नमेंट को क्लेम कर सकता है कि मेरा पैसा सरकार ने लिया है। दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, दोज रिसिप्ट दैट डू नॉट लीड टू द क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। ओके, दे आर टर्म्ड एज नॉन रिमेडेबल, मतलब फिर से उसको पैसे वापस नहीं देना है। एक बार पैसे रेवेन्यू के अंदर आ गया तो आ गया। ओके, अब बात हम लोग जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या आती है, टैक्सेस नॉन टैक्स। डेफिनेशन क्या है कि भैया कोई क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट को कि मेरा उसने गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, ये पैसा गवर्नमेंट के पास है, जो गवर्नमेंट का है, अपना है, इसे पैसा वापस नहीं देना है। लाइक टैक्सेस, गवर्नमेंट का अपना पैसा है कलेक्शन, नॉन टैक्सेस के थ्रू अपना पैसा। तो देयर इज अ टैक्सेस। टैक्सेस के अंदर भी अलग अलग टैक्सेस है, लाइक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली पे किया जाए, टैक्स पेयर के थ्रू डायरेक्टली पैसा किसको दिया जाए, गवर्नमेंट को दिया जाए। डायरेक्टली, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा जाए तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे, और अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं जा रहा है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। सबसे पहले आप कंज्यूमर है, आपने कोई चीज को खरीदा, कोई बिस्किट को खरीदा, आपने पैसा दिया किसको, सेलर को, शॉपकीपर को, फिर वो पैसे शॉपकीपर जमा करेगा, फिर उस वहां से वो टैक्सेस वगैरह सब कटेंगे। गेटिंग, तो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को आप पैसे नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली आपका गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सभी को ही देते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट टैक्स, लाइक अंबानी अडानी जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो टैक्सेस देते हैं 30%, अभी तो 23% है। ओके, दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट वन इज वेल्थ टैक्स। एक तो इनकम टैक्स सॉरी, वो होता है कि सैलरी वगैरह जो भी हो रहे हैं प्रोफेशनल हमारे कॉलेज के अंदर है, उनके सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स कटता होगा, ठीक है। वेल्थ टैक्स के अंदर आएगा प्रॉपर्टी टैक्स, कि जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास उसके ऊपर टैक्सेस, जमीन है उसके ऊपर जो टैक्सेस, दैट इज द वेल्थ टैक्स, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाता है, जो डायरेक्टली नहीं लगाया जाए, इनडायरेक्टली लगाया जाए, सप्लाई के ऊपर लगाया जाए सरकार के द्वारा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाए, ये कंज्यूमर के ऊपर पास किया जाता है और वो सेलर को पैसा देते हैं, फिर वो उस तरीके से पैसे आता है टैक्स, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या क्या है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स काटा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज जीएसटी, हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारा जीएसटी आया, ठीक है ना, वो किसके, वो क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जीएसटी बताता है गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हो रही है उसका पैसा, नॉट डायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। सो दिस आर द इनडायरेक्ट टैक्स। आप देख सकते हैं डिफरेंसेस, पता कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस। जी जी जी, डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन दिया जाता है सेलर के ऊपर, कि डायरेक्ट गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है पैसे खींचने में, तो कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा तरीका है पैसे बढ़ाना। अगर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा तरीका है डायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट कटिंग हो रही है, तो सरकार में जाएगी इमेज की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, दैट्स द बैड थिंग फॉर द गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है। जी 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 जी, डायरेक्ट बर्डन झेलना पड़ेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इट इज लेविड ऑन द इनकम एंड द एक्टिविटीज कंडक्टेड, बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट शिफ्ट इन द केस ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, जो अभी अशिता ने बात की, बट यहाँ पे बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है।
ठीक है ना, बर्डन को शिफ्ट किया जाता है, दैट इज सेलर के ऊपर कुछ बर्डन, कंज्यूमर के ऊपर बर्डन, दोनों के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर बर्डन, यहाँ पर दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्टली पेड किया जाता है पर्सन के थ्रू, ये इनडायरेक्टली पेड किया जाता है पर्सन के थ्रू। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है, ये इट इज द पेड आफ्टर द इनकम रीचेस इन द हैंड ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स कलेक्शन इज द डिफिकल्ट, टैक्स कलेक्शन इसके अंदर डिफिकल्ट है, ठीक है ना। डायरेक्टली टैक्स कलेक्शन डिफिकल्ट है क्योंकि अपने इनकम को छुपाना। यहाँ पर इनडायरेक्टली हम कलेक्ट नहीं, अगर हम कर रहे हैं सरकार, यहाँ पे कौन काम करेगी कलेक्ट करने का? गवर्नमेंट। यहाँ पर कौन काम कर रही है? सेलर। तो दूसरा कोई कलेक्ट करके दे रहा है तो ये आपको इजी बनाएगा, और खुद काम करे तो ये आपको लिए इस मुश्किल बनाएगा। ओके, तो ये चीज है कि टैक्स कलेक्शन इज इजी। एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो दिस इज आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। हमने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसिप्ट को डिटेल फॉर्मेट में क्या होता है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, जिसके वैसा पैसा, वैसा रिसिप्ट जिसपे गवर्नमेंट पर कोई क्लेम नहीं कर सके, दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि नॉन रिमिडेबल है। रिमिडेबल क्या होता है? रिमिडेबल होता है कि वैसा कोई स्क्रैच कार्ड आपको दे दिया तो उसको यूज करके फिर से आप ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर से पैसा मांग सकते हैं। बट ये वैसा नहीं है, रिडीम फिर से नहीं हो सकता, पैसा दिए चला गया, फिर से सरकार को पैसा नहीं देना है। ओके, देयर इज अ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स के थ्रू, नॉन टैक्स के थ्रू। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट। पैसा आ रहा है, पहला तो रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल के थ्रू। तो कैपिटल के थ्रू कैसे पैसा आएगा? देखिए, जी डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम 10 लाख हो गया 1 लाख से, तो आपका डायरेक्ट टैक्स, आप स्लैब आपका बढ़ जाएगा। अलग अलग स्लैब है कि 1 लाख का इनकम है तो वो उनको 5% डायरेक्ट इनकम टैक्स देना है, 10 लाख का है तो उनको 12% इनकम टैक्स देना है, तो वो बढ़ जाएगा। ओके, इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं यथार्थ। ओके, यस यस यस, वही बात करेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या आता है कि जो भी लोन, ये तो अपना पैसा हुआ, वो किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। अपना पैसा हुआ जिसपे कोई क्लेम नहीं कर सके। दूसरा हुआ कि पैसा अपना या दूसरे का भी। अपना पैसा किस फॉर्मेट में हो सकता है? 2 फॉर्मेट में अपना पैसा हो सकता है। नॉन डेप्ट, मतलब बिना उधार लिए हुए पैसा किस फॉर्मेट में हो सकता है? चाहे तो हम किसी कंपनी पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट करें, बैंक को अपना चीज को प्राइवेटाइज करें, तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना पैसा ला सकते हैं बेच करके। दूसरा, लोन को रिकवरीज करके, लोन जो आपने किसी को दे रखा है उसको रिकवरीज करके, ये अपना पैसा हुआ लाना, पहला भी कैपिटल के अंदर। और दूसरा, दूसरे के पैसा को भी उधार जो लेता है गवर्नमेंट, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। दैट इज लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, बाय पब्लिक, आरबीआई, फॉरेन बैंक, दैट इज अंडर कैपिटल रिसिप्ट। गेटिंग? सो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर द लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक बोरोइंग फॉरेन कंट्री institution borrowing from the RBI, and the recoveries of loan by the center state and other included in the capital receipt. Other receipt is also included in capital receipt. Okay, और क्या है? गवर्नमेंट कैन गेट मनी इन टर्म्स ऑफ लोन और सेल ऑफ इट्स एसेट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर वो सारे चीज आता है कि अपने एसेट को सेल करके लोन का जो पैसा होगा वो इसके अंदर आएगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी एस्टेब्लिश करता है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटाइज कर रहा है, तो अपने चीजों को बेच रहा है, अपने जमीन को तुम बेच रहे हो, तो क्या है, ओवरऑल आपकी जो वेल्थ है वो क्या होगी? कम होगी। आप पे लाइबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, आपका एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। सेकेंड, आप किसी से लोन ले रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसको कोई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, दैट्स क्या? लाइबिलिटी, कि उसे देना पड़ रहा है, दैट्स उसके लिए घटा बात है, दैट इज द लाइबिलिटी पोर्शन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जा। एनी प्रॉब्लम? एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? सारा बात हम लोग बेसिकली हम लोग कर चुके हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन जब सॉल्व कर रहे थे। यहां पर बात और हम डिटेल फॉर्मेट में कर रहे हैं। ओके, नो नो नो, कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट बीओपी के अंदर है हर्षिता।
कैपिटल अकाउंट वो बीओपी का, वो इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज। यहां पर बजट की बात हो रही है, गवर्नमेंट की, अपनी कंट्री की सिर्फ पैसे की बात हो रही है। सरकार क्या करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ओके, क्या बता दो हेमंत, बताओ। अरे नहीं नहीं नहीं, लिखा नहीं हूं। कहां पे फॉरेन एक्सचेंज लिखा हूं? कहीं पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं। फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के द्वारा जो लोन लिया जाए, फॉरेन एक्सचेंज नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फॉरेन कंट्री लिखा हुआ है, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अर्षिता। सी, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या आता है? रिसिप्ट के अंदर पैसा आना, कैपिटल। कैपिटल को बेच करके या फिर लोन लो, वो भी क्या होता है? कैपिटल। लोन आप ले रहे हो वो भी क्या है आपके लिए? वो कैपिटल है। गेटिंग? तो ये दोनों चीज, चाहे तो अपनी चीजों को बेच करके आपने जो लोन दिया है उसके थ्रू पैसे आए, चाहे तो लोन ले रहे हो, यही तीन चीज कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती है। चाहे तो अपने चीजों को बेच करके, जो कैपिटल है उसको बेच करके पैसे लाओ, दूसरा जो लोन ले रहे हो उसके थ्रू, जो लोन दे रहे हो उसका पैसा वापस आना। दैट इज थ्री थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल। डेप्ट का मतलब उधार, उधार वाले पार्ट में क्या आएगा? जो लोन लिया है। नॉन डेप्ट का मतलब वैसा पैसा जो कि बिना उधारी का है। कौन कौन सा? अपनी चीजों को बेच करके अपना लोन वापस आ जाना, दैट इज द नॉन डेप्ट के अंदर, दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा चीज कैपिटल रिसिप्ट के अंदर याद रखना है, लोन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए, लोन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाए। गेटिंग? ये ओके ना? आगे बढ़े। यस 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 लुबीत, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस थिंग। मैंने सारे का रिकॉर्डेड वीडियो आपका अपलोड कर रखा हूं, सारे का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रखा हूं। ओके, वन सेकेंड। दिस फॉरेन एक्सचेंज इसका पार्ट है ही नहीं। वो फॉरेन एक्सचेंज आप बीओपी का आप शो कर रहे हो ना, बीओपी का पार्ट है वो, उसका आप शो कर रहे हो अशिता। मैं व्हाट्सएप में आप अपना खोल रखा हूं, ये बीओपी का पार्ट है। ओके, यस यस, दिस इज अ यूनिट नंबर थर्ड, दिस इज यूनिट नंबर थर्ड। अब आते हैं हम लोग, देख लिए पैसा कहां से आएगा। रेवेन्यू, रिसिप्ट, जो कि सरकार का अपना पैसा हो, उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के रूप में, टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें डिफरेंस डायरेक्ट दिया जाता है, ये इनडायरेक्ट वे में पैसा लेना, लाइक सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह, इसका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स उसके अंदर। फिर हमारा आता है दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, उसके अंदर जो लोन लिया जा रहा है या दिया जा रहा है वहां से पैसे आए, अपने चीजों को डिसइन्वेस्टमेंट करके वहां से पैसे आए। जैसे विजिबल, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। नो 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 नो, हु से? अगर फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट बताता ना हर्षिता, तब आता। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आता है फॉरेन एक्सचेंज, समझ रहे हो ना? फॉरेन एक्सचेंज जो आप बता रहे हैं वो फाइनेंशियल रिजर्व के अंदर आता है, दैट इज द, अगर फाइनेंशियल अकाउंट में बताता तब। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितना मैंने बताया वो उतना आता है। गेटिंग? हाँ, अगर इंडिया के अंदर क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट को ही फाइनेंशियल अकाउंट माना जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ पोर्शन। इंडिया के अंदर कैपिटल अकाउंट को ही फाइनेंशियल अकाउंट कहा जाता है, दैट्स व्हाई वो इसके अंदर आता है। बट यूएसए के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आता है। आप देख सकते हो, आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे कि यूएसए का, जब आप पढ़ोगे डाटा रीडिंग के अंदर, तब समझ में आपको आएगा कि वो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आता है, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, लेकिन आप इंडिया के अंदर लिख सकते हो, जो आप बोल रहे हो वो चीजें भी लिख सकते हो उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर, खर्च करना। खर्च कहां कर सकता है? पहला, जहां से पैसा आ रहा है वहां पे पैसा वापस देना, रेवेन्यू चाहे तो कैपिटल। रेवेन्यू के पोर्शन में क्या आएगा? खर्च क्या हो सकता है बताइए? गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। गिव मी अ सेकेंड। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज, अब बात आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो सरकार का अपना पैसा हो, और सरकार का अपना पैसा होगा तो सरकार अपने मतलब के लिए यूज करेगी।
लाइक सैलरीज को देना, लाइक पेमेंट को देना, लाइक इंटरेस्ट रेट को देना, लाइक सब्सिडी को देना, लाइक ग्रांट्स देना। समझ रहे हो ना? तो ये सारे चीजें, क्योंकि उसका अपना पैसा है, तो अपने पैसे को आप अपनी चीजों के लिए यूज करो। अपने सैलरीज देना जो वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, पेंशन देना, सब्सिडी देना लोगों के लिए जो क्योंकि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो लोगों के लिए सब्सिडी देना, स्पेंडिंग करना, अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को पैसे देना, लोगों के लिए ग्रांट्स देना, क्योंकि अपना पैसा है। तो ये सारे काम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे फिक्स्ड एसेट बने। एसेट जो गवर्नमेंट के लिए फ्यूचर में जाकर के हेल्प पहुंचाएगा। एसेट का मतलब होता है जिससे गवर्नमेंट को कुछ अर्निंग हो, कुछ फायदा हो फ्यूचर में जाकर के, इंटरेस्ट रेट कुछ अर्न कर। तो ऐसा कोई चीज काम नहीं करेगा गवर्नमेंट किसके अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं किया गया हो, वो सिर्फ सिंपली अपना एक्सपेंडिचर किया गया हो इंटरेस्ट रेट को पेमेंट करने के लिए। जो लोन के ऊपर दिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट, वो तो आपका घटा बात है, इसके अंदर से आएगा। ठीक है ना? सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, स्पेंडिंग अलग अलग डिपार्टमेंट को देना, ग्रांट्स देना अलग अलग स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को, लाइक हम लोग बात कर चुके ग्रांट के ऊपर। तो ये ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एग्जांपल। एग्जांपल हमारा क्या है इसका बताइए। तो डिफेंस को पैसे देना, दैट इज द, है ना, उनके अंदर वर्क करने वाले को सैलरीज पेंशन देना। उसके अंदर डेवलपमेंट सर्विसेज की काम, एजुकेशन के एजुकेशन के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, वो इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस को पैसा दिया जाए, आईपीएस को पैसा दिया जाए, ठीक है ना, वो किसके अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पेंशन के अंदर। ये सारा चीज मतलब असिस्टेंस टू द स्टेट, स्टेट को पैसा दिया जाए, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाए, दैट्स द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को कोई दिक्कत, ऐसा पैसा जिससे कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं बने, ऐसा पैसा जिससे कोई भी ऐसा चीज गवर्नमेंट नहीं कर रही है जिससे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को फायदा हो। ठीक है ना? ये सिंपली अपना पेमेंट वगैरह सब दे रही है, वेज सैलरी, सब्सिडीज, ग्रांट वगैरह दे रही है, दैट्स द पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। हाँ, वेजेस वगैरह भी देना इसी की पार्ट के आते हैं। वेजेस, सैलरी बोलो बात बराबर। वेजेस जब लेबर को दिया जाए, सैलरी जब अच्छा एम्प्लॉयड को दिया जाए, है ना? दैट्स द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। हाँ, तो someone you ask me, sir, will you teach macroeconomics too? I will teach macroeconomics too, but I don't think I have too much time because I am preparing for entrance. So उस टाइम बहुत ही रश होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कर पाऊंगा, लेकिन देखता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूंगा। वैसे आपका सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध है, फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका सारा लेक्चर्स उपलब्ध 110% इस सेमेस्टर से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, और बहुत मेहनत किया था। सभी कोई ने बहुत किया। हमारे सेमेस्टर वाले ने, मैंने सेमेस्टर वाले को 90% को पास कराया। 90% को पास, पास तो सभी कोई हो गए, मतलब 90% को 70% से एबव उन्होंने मार्क्स लाए। 90% लोग जो हमारे हमारे बैचमेट्स थे, क्योंकि और वो कौन पढ़ा रहे थे, आशुतोष सर ही हमारा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर थे, तो उन्होंने हेल्प किया था कि हाँ तुम पढ़ा सकते हो। तो वही थे, मैंने सारे को पढ़ाया और सारे को बहुत हेल्प हुआ, बहुत हेल्प हुआ रियली। आप देखना चाहते हो कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको कहाँ से हेल्प होगा, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, आपको शो कर देता हूँ फोर्थ सेमेस्टर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल्स में जाकर के, प्ले लिस्ट को खोल करके। ओके, इसके अंदर आप नीचे आएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख रहे होंगे ये, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 सेमेस्टर नंबर 4। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 सारा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, पूरा लेबर मार्केट का ओवरव्यू, सारा यूनिट का अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप वीडियो देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आती थी। मैं आपको थोड़ा सा शो कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको मैं शो कर दे रहा हूं। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, आई डोंट नो।
लगता है ऑनलाइन कनेक्ट है, दैट्स वाई ये नहीं चल पाएगा। ओके, सो दिस इज, तो अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल दे रखा है सभी क्वेश्चन की। ये आप नीचे भी दे सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सारे को, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर है, जो भी यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, सारे को डिटेल फॉर्मेट में कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे को डिटेल फॉर्मेट में इसके अंदर बता रखा हूं ऑलरेडी। ओ, शेयरिंग स्टॉप हो गया यूट्यूब चलने के कारण, अच्छा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से हम लोग भटके थे। हाँ, आगे बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों अच्छा। आ जा, गिव मी अ सेकेंड।